हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ना शुरू किए थे और इसमें पहला वीडियो मैंने बनाया था इस्लाम की उत्पत्ति पर। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति और उसके बाद आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। पहले वीडियो में था इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथ के बारे में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों की जब बात करते हैं तो हमें दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में जैसे भारतीय ग्रंथ आ गए, यानी भारतीय स्रोत, विदेशी स्रोत और शाही फरमान व पत्र। अब भारतीय ग्रंथ में कई ग्रंथ आते हैं। विदेशी ग्रंथ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। शाही फरमान या पत्र, जैसे राजाओं ने बहुत सारे फरमान आदेश जारी किए तो उनके पत्र और उनके फरमान मिलते हैं, वहाँ से भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें स्मारक आ गए, स्मारक भवन जैसे बहुत सारे इमारतें निर्मित करवाई गई हैं, तो उन इमारतों से हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों और मुद्राओं से भी जानकारी मिलती है। अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले किताबुल हिंद, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है या ग्रंथ है। और किताबुल हिंद जो है, इसका रचनाकार अबू रिहान अल बुरूनी है, अबू रिहान अल बुरूनी। और इसमें सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित बहुमूल्य तथ्य हैं, यानी कि भारत के बारे में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो याद रखना, किताबुल हिंद किसने लिखा है? अबू रिहान अल बुरूनी। शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं, बाकी बीच बीच में हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, राजवंशों का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर से आती रहेंगी। जैसे अल बुरूनी के बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा कर लेंगे। फिर दूसरा ग्रंथ है फतहनामा, इसको चचनामा भी कहते हैं, और इसकी रचना कहा जाता है अली कूफी ने की थी 1226 ईस्वी में। हालांकि कई जगह ये कहा जाता है कि चचनामा के लेखक जो थे उनका नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, और ये जो अली कूफी थे ये इसके अनुवादक थे, यानी इन्होंने रचना नहीं की थी बल्कि इन्होंने अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ठीक है, तो ये चचनामा जो है ये लिखी गई है अरबी भाषा में। चचनामा को ही फतहनामा कहते हैं, और ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसके लेखक का नाम का वर्णन नहीं मिलता है, और इसका जो अनुवाद किया था फारसी में वो किया था अली कूफी ने। चचनामा अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी देती है। तो ये याद रखना, अरबों ने सिंध को जीता था 712 ईस्वी में। सिंध पर आक्रमण होता है अरबों का। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? चचनामा से मिलती है, या जिसको आप फतहनामा भी कहते हैं। फिर अगला ग्रंथ है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी ये कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, तो ये भारतीय ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी? कल्हड़ ने, और एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। तरंगड़ी का मतलब क्या होता है? नदी। तो राजतरंगड़ी का अर्थ है राजाओं की नदी, यानी जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यानी कि ये जो राजतरंगड़ी है इसमें कल्हड़ ने क्या वर्णन किया है? राजाओं का इतिहास लिखा है। बेसिकली कश्मीर की जो जानकारी मिलती है, कश्मीर के राजवंश की जानकारी या कश्मीर के इतिहास की जानकारी, वो राजतरंगड़ी से ही मिलती है। और ये कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास, अभी तक तो हम लोगों ने तुर्कों के बारे में, अरबों के बारे में और कश्मीर के बारे में बात किया,
जो भी ग्रंथ है। अब आगे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ विशेष ग्रंथों के बारे में। जैसे सबसे पहला है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर जो है, इस ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने की थी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार था। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी। और इसने एक ग्रंथ लिखा है ताजुल मासिर, और ताजुल मासिर का अर्थ है शिखर वीरता कार्य। शिखर वीरता कार्य, ये ताजुल मासिर का अर्थ है। तो याद रखिएगा, ये ताजुल मासिर ग्रंथ जो है, इसको लिखा है हसन निजामी ने, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी इतिहासकार था, यानी इसको राजाओं ने नियुक्त किया था इतिहास लिखने के लिए। फिर दूसरा प्रमुख ग्रंथ है तबकात नासरी। तबकात नासरी, और इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। मिनहाज सिराज ने, या कहीं कहीं मिनहाज उस सिराज मिलता है। तबकात नासरी में 23 तबकों की बात की गई है, यानी इसमें 23 तबके हैं, 23 अध्याय हैं। तबकात नासरी जो ग्रंथ है, इसमें कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय। और यह ग्रंथ नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इस ग्रंथ में आदम से लेकर 1259 ईस्वी तक का इतिहास है। तो ये जो तबकात नासरी है, इसमें कहाँ तक का इतिहास है? 1259 ईस्वी तक का, आदम से लेकर के, यानी शुरू से लेकर के। फिर अगला ग्रंथ है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, और तारीख फिरोज शाही राजनीतिक इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इसमें बलबन के राज्यारोहण से लेकर 1265 ईस्वी से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास है। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बताता हूँ। तारीख फिरोज शाही जो है, इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है, और इसमें राजनीतिक इतिहास यानी राजाओं का इतिहास है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का इतिहास। और कब से कब तक? यानी जब बलबन का राज्यारोहण होता है 1265 ईस्वी के आसपास, उस समय से लेकर के, और फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रथम 6 वर्षों तक, यानी 1357 ईस्वी तक का इतिहास इसमें मिलता है। अब अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो ने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। जैसे सबसे पहला इसका ग्रंथ है किरानुस्सा दैन। किरानुस्सा दैन, इस पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने कैकुबाद के कहने पर की थी। 1289 ईस्वी में की थी, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। किरानुस्सा दैन इसको बोलते हैं। यहाँ नुरसा लिखा है, लेकिन ये नुस्सा होगा। किरानुस्सा दैन, और कैकुबाद के कहने पर इसकी। तो कैकुबाद कौन था, मैं आपको बताऊंगा। ये बलबन के बाद शासक बनता है गुलाम वंश का। तो इसकी 1289 में इस ग्रंथ की रचना हुई, और अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ को लिखा था। किरानुस्सा दैन का अर्थ है 2 नक्षत्रों का मिलन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। बलबन जो रहता है, जब बलबन की मृत्यु होती है, बलबन, तो इसका एक बेटा रहता है बुगरा खान। मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा पूरा, जब गुलाम वंश पढ़ाऊँगा तो वहाँ अच्छे से बताऊँगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। बलबन का एक बेटा रहता है बुगरा खां। तो बुगरा खां बंगाल में रहता है, वो शासक नहीं बनता, क्योंकि वो बंगाल से दिल्ली आता ही नहीं। तो उसके एक पोते, यानी कि बलबन का पोता जो रहता है, पौत्र जिसको कहते हैं, कैकुबाद को शासक बनाया जाता है। यानी कैकुबाद किसका बेटा था? बुगरा खां का, और बुगरा खां बलबन का बेटा था। तो किरानुस्सा दैन में कैकुबाद और इसके पिता बुगरा खां के मिलन का वर्णन है। तो वही है 2 नक्षत्रों का मिलन। 2 नक्षत्र मतलब एक तरफ कैकुबाद है, दूसरी तरफ उसका पिता बुगरा खां। तो बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है अमीर खुसरो ने। फिर अगला ग्रंथ है मिफ्ताह उल फुतूह। इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने 1291 ईस्वी में की थी, और मिफ्ताह उल फुतूह का शाब्दिक अर्थ है विजयों की कुंजी। विजयों की कुंजी, ये मिफ्ताह उल फुतूह का मतलब क्या है?
इसका अर्थ है मिफ्ताहुल फुतूह का विजयों की कुंजी, और इसमें खिलजी क्रांति का आंखों देखा वर्णन है। खिलजी क्रांति का आंखों देखा वर्णन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा खिलजी क्रांति क्या है, तो आप बेफिक्र रहिए, बस अभी सिर्फ ग्रंथ और लेखक याद रखिए। पहला हो गया किरानुशादैन, दूसरा मिफ्ताहुल फुतूह, और तीसरी रचना है मीर खुसरो की खज़ाइनुल फुतूह। खज़ाइनुल फुतूह की रचना मीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के निर्देशानुसार की थी, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। और इसका मतलब होता है, खज़ाइनुल फुतूह का मतलब होता है विजयों का खजाना। यानी इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी अभियान किए हैं, जितने भी राज्य को जीता है, जितने भी सैनिक अभियान किए हैं, उन सारे अभियानों का वर्णन खज़ाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने किया है। फिर अमीर खुसरो का अगला ग्रंथ है नूह सिपिहर। इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने 1318 ईस्वी में की है, और इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में वर्णन है। इस ग्रंथ में खुसरो अपने आप को हिंद का तोता कहता है। नूह सिपिहर इसके 9 पार्ट हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नूह सिपिहर जो है इसके 9 पार्ट हैं, और इसमें अमीर खुसरो स्वयं को हिंद का तोता कहता है। इस ग्रंथ में तुगलकनामा एक और रचना है मीर खुसरो की। गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर इस ग्रंथ की रचना मीर खुसरो ने की थी, और 1320 ईस्वी में फारसी भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई थी, और यह पद्य में है। तो तुगलकनामा पद्य में है। इतने ग्रंथ हैं, किरानुशादैन, मिफ्ताहुल फुतूह, खज़ाइनुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह, नूह सिपिहर, तुगलकनामा। अब कुछ और ग्रंथों के बारे में देखते हैं जो विभिन्न यात्रियों ने लिखा था, और कुछ आत्मकथाओं के बारे में देखते हैं। जैसे ग्रंथ है रेहला, कहा जाता है एक यात्री आया था भारत में, इब्न बतूता, उसने इस ग्रंथ की रचना की थी। इब्न बतूता अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री था। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, उसी मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। उसमें भारत में तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसी इब्न बतूता ने रेहला की रचना की। फिर एक ग्रंथ है फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही। फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही की रचना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्वयं की थी। ये एक शासक था तुगलक वंश का, और इसी की आत्मकथा है फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही, और यह फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिए, फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही की रचना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी, और यह फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है, फ़ारसी भाषा में लिखा है। फिर अगला ग्रंथ है फुतूह अस-सलातीन। फुतूह अस-सलातीन ग्रंथ का लेखक है एसामी, और डॉक्टर आगा मेहंदी हुसैन ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। फिर है अगला फवादुल फुआद। इस ग्रंथ की रचना अमीर हसन सिज्जी ने की थी। अमीर हसन सिज्जी ने ग्रंथ की रचना की फवाद उल फुआद। अब विदेशी स्रोतों के बारे में बात करते हैं। कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, ठीक है। तो मध्यकाल में भारत में अरब, चीन, यूनान, पर्शिया, तुर्की, यूरोप आदि देशों से अनेक यात्री आए। पर्शिया जो है इसमें ये फारस को कहते हैं, यानी ईरान को कहते हैं। तो इन सारे देशों से अनेक यात्री आए। उन्होंने भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक, एवं राजनीतिक स्थितियों के बारे में स्मरण लिखे हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं निकोलो कोंटी की। ये 1420 ईस्वी में आया था और 1444 ईस्वी तक भारत में रहा था। यात्री कहाँ का था? इटली का। याद रखिए, निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में आया था, इटली का निवासी था, और ये भारत में 1420 में आया, 1444 तक रहा, और अपने संस्करण में से इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है। तो निकोलो कोंटी 1420 में आया, इटली का निवासी था, विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा। फिर अगला है अब्दुल रज्जाक।
ये पर्सिया का राजदूत था, यानी ईरान का, फारस का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक 1462 में विजयनगर साम्राज्य में आया था और इसने भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है। इसके अलावा अन्य विदेशी यात्रियों की बात करें तो इटली का बारथेमा था, रूस का निकिटीन था, पुर्तगाल का बारबोसा था। ये भी भारत के बारे में लिखते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कौन सा यात्री कहाँ से आया था, बस, और कुछ नहीं याद रखना। जैसे निकोलो कोंटी इटली का था, अब्दुल रज्जाक पर्सिया यानी ईरान का था, ऐसे ही बारथेमा इटली का था, रूस का एक था निकिटीन, और पुर्तगाल का था बारबोसा। एक अली रैस करके भी आया था, तुर्की यात्री अल रैस। ये 1553 से 1556 तक भारत की स्थिति का विवरण लिखता है। ऐसे ही जब हम आगे बात करें मुग़ल काल में, तो मुग़ल काल में भी बहुत सारे यात्री आते हैं। जैसे जहांगीर के समय में सर टॉमस रो आता है, विलियम हॉकिंस आता है। शाहजहां के शासनकाल में बर्नियर, ट्रेवर्नियर, निकोलो मनुची भी आता है, वेनिस से आया था। और इसकी एक ग्रंथ है स्टारियो डी मोगोर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई बार पूछा गया है। तो निकोलो मनुची जो है ये 17वीं सदी में मुग़लों के समय भारत में आता है और इसने एक ग्रंथ लिखा है। इसके ग्रंथ का नाम है स्टोरियो डी मोगोर, याद रखिएगा, निकोलो मनुची। अब शाही फरमान की बात करते हैं और पत्र की बात करते हैं। तो मध्यकाल में सुल्तानों ने कई प्रकार के फरमान यानी आदेश जारी किए और पत्र लिखे, जिससे मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। यह फरमान किसको लिखा गया था? विदेशी राजाओं को लिखा गया था और अपने अधिकारियों के नाम लिखा गया था। तो ये कुछ फरमान देखिए ऐसे ही होते थे, ये इस पे मोहर लगाई जाती थी। तो ये हो गया साहित्यिक स्रोत, इतना आपको याद रखना है, बाकी हम लोग बीच बीच में बताते रहेंगे, आपको पढ़ते रहेंगे। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें कुछ स्मारक, कुछ भवन, सिक्के, मुद्राएं, अभिलेख, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मध्यकाल में बहुत सारे इमारतें बनी जो हम लोग आगे देखेंगे, जैसे भवन, मूर्तियाँ, भग्नावशेष। इनसे हमें तत्कालीन भारतीय समाज के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारे मंदिर भी हैं, जैसे द्रविड़ शैली में निर्मित कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। ऐसे ही तंजावुर में राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया दक्षिण भारत में जो मंदिर है उस पर भी कला पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे ही मस्जिद की बात करेंगे तो मस्जिद से भी हमें जानकारी मिलती है, उस समय की कलाओं के बारे में, स्थापत्य कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अजमेर का एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये एक मस्जिद है। तो ये सब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। तो ये सब गुलाम वंश के इतिहास के जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। मुग़ल काल में भी बहुत सारी इमारतें बनी, आपको पता होगा, ताजमहल, लाल किला, दुनिया भर का जामा मस्जिद है। तो बाबर, अकबर, जहांगीर अपने शासनकाल के दौरान अनेक इमारतों का निर्माण करवाते हैं। ये इमारतें तत्कालीन शासकों की रुचि, स्थापत्य एवं वास्तुकला पर प्रकाश डालती हैं। ताजमहल शाहजहां द्वारा निर्मित था, स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसके अलावा भग्नावशेष, इमारतें, स्मारक आदि सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक स्रोतों में जैसे मुद्रा और सिक्कों की बात करें तो मध्यकालीन सुल्तानों ने अनेक सिक्के और मुद्राएं जारी किए। इन सिक्कों से व मुद्राओं से मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मध्यकालीन सिक्कों से तत्कालीन सुल्तान एवं शासकों के समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी शासक के समय सोने के सिक्के खूब चलते थे, तो ये माना गया उसका शासनकाल बहुत अच्छा था, उसका साम्राज्य समृद्ध था, जनता सुखी थी।
लेकिन अगर किसी के समय चमड़े के सिक्के चलते हैं या तांबे के सिक्के चलते हैं तो ऐसा माना जाएगा उसके राज्य की, उसके साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत डूबी हुई थी, बहुत ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। सिक्कों से शासकों की धार्मिक स्थिति, कला, व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रकाश पड़ता है। तो अब सिक्कों से हमें धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि बहुत सारे सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, जानवरों के चित्र बने होते थे, तो इससे कला, व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रकाश पड़ता है। इन पर सिक्कों पर नाम भी लिखे होते थे। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख की बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख ही है। प्राप्ति स्थल अभिलेख, शिलाओं, स्तंभों, धातु पत्रों, स्तूपों, मंदिरों की दीवारों पर बहुत सारे अभिलेख लिखे होते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे ही अभिलेख लिखे होते हैं पत्थरों पर या पत्थर की दीवारों पर, शिलाओं पर। अभिलेखों से हमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। धन्यवाद। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया जो इम्पोर्टेंट बुक्स और राइटर्स हैं उसके यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना और आगे हम लोग इसको डिटेल में देखा करेंगे। जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे गुलाम वंश पढ़ेंगे, तो उस समय जो भी इतिहासकार हैं, जो भी उनके ग्रंथ हैं, उसको हम लोग बीच बीच में पढ़ा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे अरब आक्रमण की और वहाँ देखेंगे कैसे मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आता है और आक्रमण करता है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।